एक केस है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है और कुछ जो ज़्यादा चीज़ें पॉपुलर होती हैं ना उनको समझने का प्रयास है ये। तो ट्विन टावर्स राइज़ एंड फॉल, हम लोग ये समझेंगे कि बेसिकली हम लोग इसको डिमोलिश कर क्यों रहे हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया है इसको तोड़ने का तो क्यों किया है, ये हमारा कंसर्न है इस वीडियो का समझने का। आप जब इस पोस्ट को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको इसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी और थोड़ी सी माइन्यूट सी जानकारी ये मिलेगी कि क्यों ये टावर्स जो है डिमोलिश किए जा रहे हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हैं। देखिए, मुझे इसमें से क्या सीखना है, मुझे इसमें ये सीखना है पहली चीज़ कि टावर्स डिमोलिश क्यों किए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप अधिकारी होंगे तो आप इस चीज़ को मैनेज कैसे करेंगे, मतलब छोटी छोटी जो जानकारियाँ होती हैं ना उनके बारे में। जैसे केस स्टडी अगर कोई आ गई इसके ऊपर तो आप क्या लिखेंगे उसमें, वो मुझे समझने की मेरी कोशिश रहेगी। दो चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ ये रहेगी कि GS4 का जो एंगल होता है ना वो समझने की कोशिश करेंगे इस वाले एग्ज़ाम्पल से। तो सबसे पहले ये बेसिक सी जानकारी जो इसने दे रखी है, इसमें मुझे बस ये याद रखना है कि जब कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं ना तो आपको डेब्रिस मैनेजमेंट के लिए करना पड़ता है प्रयास, डस्ट कंट्रोल के लिए करना पड़ता है प्रयास, और लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। जब इवैक्यूएट कर लेंगे और फिर कोई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को हॉस्पिटल में ना बेड वगैरह अरेंज करने पड़ते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाए तो उसके लिए। ठीक है, तो ये केस स्टडी के लिए हो गई तीनों चीज़ें। एक हो गया बेड रिजर्वेशन इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स, डेब्रिस मैनेजमेंट और डस्ट कंट्रोल। अब आता है दूसरा पॉइंट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें पूरी टाइमलाइन दी हुई है, ठीक है। तो टाइमलाइन पूरी समझने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग ये समझिए कि ये प्रोजेक्ट 2004 से शुरू किया गया। जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ये, तब इसमें प्लान ये था कि हम लोग 9 फ्लोर बनाएंगे, टोटल 10 फ्लोर बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। देखिए, समझिए क्या है कि सुपरटेक एक बहुत बड़ी रियल इस्टेट कंपनी है और उनका ये जो प्रोजेक्ट है ना एमराल्ड कोर्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम है एमराल्ड कोर्ट, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है ये ताज एक्सप्रेस के पास में ही है। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइम लोकेशन पे प्रोजेक्ट होते हैं तो आदमी क्या सोचता है कि मैक्सिमम गेन जनरेट किया जाए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। तो जब शुरुआत में इसको पास किया गया तब इसका प्रॉमिस ऑफ बिल्डिंग फ्लैट्स वो कम था, मतलब कि 10 फ्लोर तक बनाएंगे, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, ओवर द पीरियड इसको अपग्रेड कर लिया, अपने प्लान को रिवाइज़ किया और उसको पास भी करा लिया। उसका सीक्वेंस आप इसमें देख लीजिए, नहीं ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है हम लोगों को कि हो क्या रहा है इसमें। अब क्या हुआ, जब 2012 में क्या हुआ कि रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA, इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करी कि प्रोजेक्ट जो बन रहा है ना ये रेगुलेशंस के वायलेशन में बन रहा है और इट इज़ इलीगल कंस्ट्रक्शन। बेसिकली जब आप आसपास रहते हैं, देखो स्पेस जो होता है वो लिमिटेड होता है। ज़्यादा स्पेस रहेगा तो रहने में भी मज़ा आता है और आसपास आप घूम भी सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जब ये बना था तो उस समय जब बना था तो इसमें गार्डन का स्पेस था, वॉक करने का स्पेस था, खेलने कूदने की जगह थी। तो इन्होंने क्या किया, गार्डन वाले स्पेस को यूटिलाइज़ कर लिया और इतने बड़े स्ट्रक्चर बना दिए। इवन ये समझो अपने देश का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इसकी लंबाई क्या है उसको समझाने के लिए छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन कि ये कुतुब मीनार से भी बड़ा हुआ है। 102 मीटर लंबा और 195 मीटर लंबा, दो जो टावर बने, इन टावर के नाम है एपेक्स और CN। बाकी कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें लिखी हुई हैं वो हम लोग देखेंगे। देखो, वाई दिस मैसिवली बिग हाईली कॉस्टली ट्विन टावर्स ऑर्डर टू डेमोलिश। तो हमको बस समझने की ज़रूरत ये है, एक दो वर्ड हमको समझने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, नेफेरियस कॉम्प्लिसिटी।
उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि नेशनल बिल्डिंग रूल्स जो हैं 2006 के, उनके वायलेशंस के ख़िलाफ़ है। तो बेसिकली वायलेट क्या कर रहा है, हमको ये जानना है। वायलेट ये कर रहा है कि 2 बिल्डिंग्स के बीच में मिनिमम स्पेस होना चाहिए, वो वायलेट कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब प्रोजेक्ट बन रहा होता है और उसमें हाउसिंग सोसाइटी जब डेवलप हो रही होती है ना, तो फर्दर कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो यूपी के बिल्डिंग कोड के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत ये है, अपार्टमेंट एक्ट के अंतर्गत ये है कि जो रेजिडेंट्स हैं उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी अगर फर्दर एक्सपेंशन करना है जो कि वायलेशंस के ख़िलाफ़ है। तो ये हम लोगों को समझने वाली बात है। बेसिकली ये बात समझिए कि कंस्ट्रक्शन वायलेटेड द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायरमेंट, बिल्ट विदाउट कंप्लाइंग विद बिल्डिंग रेगुलेशंस एंड फायर सेफ्टी नॉर्म्स। 2 चीज़ें समझनी, पहला मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायरमेंट को वायलेट किया ये, दूसरा बिल्डिंग रेगुलेशंस एंड फायर सेफ्टी नॉर्म्स को वायलेट किया। Removing the garden area to make way for the construction of Apex and CAN was done without the consent of flat owners, which violated the उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट। ये तीसरा पॉइंट। तो हमारा पर्पज़ ये है कि हम इसको एग्ज़ाम पर्पज़ में कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम लोगों को बस ये 3 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का अगर वो कमेंट याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नेफेरियस कॉम्प्लिसिटी। उसके बाद नेशनल बिल्डिंग रूल्स को वायलेट किया 2006। उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट के अंतर्गत ये है कि रेजिडेंट्स जो हैं उनका आपको कंसेंट लेना पड़ेगा फर्दर एक्सपेंशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ओनर ने क्या किया, ओनर ने गार्डन वाला स्पेस यूटिलाइज़ कर लिया, ठीक है। अब GS 4 के एंगल से हमको ये समझना है कि जो कोर्ट है ना, कोर्ट ने कहा कि कोर्ट सैंक्शन द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफिशियल फॉर वायलेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जब अप्लाई करते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है कि अप्रूवल मिल गया था, ठीक है, 2004 से शुरू हुआ, 2006 में देखो रिवाइज्ड प्लान सैंक्शन फॉर द प्रोजेक्ट एज वेल द न्यू रेगुलेशन एंड 2 फ्लोर्स 2 टावर्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अप्रूव्ड। तो जब अप्रूवल मिल गया था, तो अप्रूवल मिल गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोल्यूज़न है। आप ये वर्ड इस्तेमाल करिए कि नेक्सस बिटवीन ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट कंपनीज डिसरिगार्डेड अवॉइडेड द रूल्स। ऐसे करके अब हम लोग इसमें GS 4 का भी एंगल डालने की कोशिश करेंगे। और अब एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि देखो 2012 में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अप्रोच किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी जो है अच्छा रिस्पांस दिया। 2014 में बोल दिया कि दीज टावर्स मस्ट बी डिमोलिश्ड, ऑर्डर दे दिया। लेकिन उसके बाद ये जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया ये केस, तो इसमें लग गए कितने, 14, 6, 20, 22, 8 साल लग गए इस केस को फाइनलाइज होने में, फाइनली ऑर्डर करने में और डिमोलिशन करने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हम लोगों को डीले दिखाई पड़ रहा है। हम लोग एक इसमें कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लेते हैं। कनेक्टेड कॉन्सेप्ट ये है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस इन कोर्ट्स, ये कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसमें आप ये समझिए कि 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, एक पॉलिसी पेपर आया था उनका, उन्होंने उसमें बताया था कि 29 मिलियन केसेस हैं पेंडिंग में, उनको सॉल्व करने के लिए 324 साल लगेंगे। समय बीता, कोरोना आ गया, लग गया, और केसेस कितने बढ़ गए अभी आपको बताऊं मैं, 29 मिलियन से 44 मिलियन केस बढ़ गए। एक इसमें ये बात समझिए। और ये पेंडेंसी वाली प्रॉब्लम ही है जो अब इसको सॉल्व करना बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो उसमें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि बहुत समय लग जाता है, और एक एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं, इसका दे दीजिए, किसी का भी दीजिए, और वो डेटा इस्तेमाल करिए कि 29 मिलियन से 44 मिलियन हो गया, और उस समय 2018 में नीति आयोग ने कहा था कि 324 साल लग जाएगा केसेस को सॉल्व करने के लिए। होपफुली ये वीडियो से आपको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा। धन्यवाद।